जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच अब राफेल फाइटर जेट को लेकर बातचीत जो चल रही है वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पहले 36 राफेल फाइटर जेट की तत्कालिक खरीद यानी कि स्टॉप गैप डील और 26 राफेल मरीन के ऑर्डर ने डासो को बातचीत की मजबूत स्थिति में ला दिया है। लेकिन दोस्तों, वहीं अब रक्षा मंत्रालय के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। रीजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो टकराव है वो है स्वदेशीकरण पर। भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल फाइटर जेट्स का प्रस्ताव दिया था, जिसमें सिर्फ 10 से 15% स्वदेशीकरण का प्रावधान रखा गया था। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे अधूरा ऑफर माना और इसे खारिज कर दिया और साफ कहा कि कम से कम 50% स्वदेशीकरण के बिना डील आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं जानकारों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को पहले से पता था कि 10 से 15% स्वदेशीकरण यानी कि इंडिजिनाइजेशन वाला जो प्रस्ताव है वो स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा, और ये एक टेक्टिकल मूव था ताकि सरकार को तुरंत कुछ फ्लाईवे जेट्स की जरूरत दिखे और इस प्रोसेस को तेज कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब आप देखिए कि ये जो सौदे की स्थिति है वो बन चुकी है राफेल बनाम स्वदेशी। अगर रक्षा मंत्रालय अपनी शर्तों पर अडिग रहता है तो ये डील कुछ और सालों तक आगे खिंच सकती है। इसी बीच डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अब निर्णय लेना होगा, या तो 36 और राफेल खरीदकर मामला खत्म करे या फिर पूरा फोकस तेजस मार्क 2 और AMC प्रोग्राम्स पर लगाए। इवन दोस्तों, यहाँ पर मिराज जैसी कहानी दोहराई जा रही है कहीं ना कहीं। 1980 के दशक में भारत ने मिराज खरीदे थे, तब 52 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए थे, जिसमें फ्रेंच कंपनी को भारत पर पूरा फायदा मिला था। ये स्थिति भी बिल्कुल वैसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप देखिए इंडियन एयरफोर्स को तो जरूरत है अभी राफेल फाइटर जेट की। नौसेना के लिए भी बहुत जरूरी बन गए राफेल फाइटर जेट, तो वो तो अपनी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर फ्रांस यहाँ पर दोस्तों नहीं झुका, क्योंकि सोर्स कोड को लेकर भी बातें पूरी क्लियर नहीं है, वो तो वैसे भी देने से मना कर रहा है। लेकिन अगर फ्रांस यहाँ पर अडिग रहता है अपनी इस बात पर, तो भारत को नो डाउट Su-57 या फिर यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक ऑप्शनल रास्ता बनाना चाहिए। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि भारत चाहे तो 2 से 3 स्क्वाड्रन्स Su-57 की खरीद सकता है, जो कि पूरे भारतीय एवियोनिक्स और फुल TOT के साथ आएंगे, यानी कि पूरी तकनीकी हस्तांतरण के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों भारत को ये बात तय करनी होगी कि क्या हमें फ्रांस के जेट्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या स्वदेशी इंजन और अपने जो घर के प्रोग्राम्स है तेजस मार्क 2 और AMC को स्पीड देनी होगी। फिलहाल इस बारे में आपको भी क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में अब और ज्यादा तकनीकी अपग्रेडेशन हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पहली बार तेजस मार्क 2 में ट्रिपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर लगाया जा रहा है, जिसमें कि एक नया सिस्टम ऑक्सिलरी कंप्यूटर शामिल है। और ये नई टेक्नोलॉजी भारत की डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल और मिशन सिस्टम क्षमता को एक नए लेवल पर ले जाएगी और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद फाइटर कंप्यूटर सिस्टम की कैटेगरी में रखेगी। ट्रिपल कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो इसमें दोस्तों 3 मेन तरीके के कंप्यूटर मिलकर काम करेंगे, जिसमें कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होगा, ये एयरक्राफ्ट फ्लाई बाय वायर प्रणाली का दिमाग होगा, ये हर पल एयरक्राफ्ट की स्थिरता, उसकी दिशा और कंट्रोल को बनाए रखेगा। दूसरा होगा मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर, ये एयरक्राफ्ट का मिशन ब्रेन होगा, ये रडार, सेंसर्स और नेविगेशन डेटा को प्रोसेस करता है और पायलटों को कॉकपिट डिस्प्ले पर सारी जानकारी मुहैया कराता है। तीसरा जो है वो है ऑक्सिलरी कंप्यूटर, ये तेजस मार्क 2 का नया और सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन है। ये 2 बड़ी भूमिकाएं निभाएगा। इसका पहला रोल होगा कि ये पहले और दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो ऑक्सिलरी कंप्यूटर उसकी जगह ले लेगा, यानी कि एक फेलियर सिस्टम है जो मिशन को बीच में रुकने नहीं देगा। दूसरा रोल इसका ये होगा कि ये डेटा हैवी और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को कम करेगा, जैसे कि टेरेन मैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेटा एनालिसिस, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन और मिशन एनालिटिक्स। मतलब साफ है कि इससे दोनों ही कंप्यूटरों पर लोड कम होगा, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और इस पूरे सिस्टम का दोस्तों डेवलपमेंट और टेस्टिंग ADA के आयरन बट टेस्ट सेंटर में चल रही है। ये ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर है जो असली विमान के पूरे सिस्टम को जमीन पर ही रिप्लिकेट करता है। मतलब साफ है कि ये जो तीसरा कंप्यूटर यानी कि ऑक्सिलरी कंप्यूटर है वो सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए नहीं है, बल्कि AMC फाइटर जेट पर भी लगाया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो भारत के डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने सरकार को एक नया सुझाव दिया है, जो कि मिशन एरो इंजन लॉन्च करने का है, जिसका मकसद है कि देश में पूरी तरह स्वदेशी एयरक्राफ्ट इंजन को तैयार किया जाए जो किसी विदेशी तकनीक या देश पर निर्भर ना हो। फिलहाल आप सबको मालूम है कि भारत 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा, जो AMCA पर लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में साफरान और DRDO की GTRE है। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में किसी तरह की का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध या फिर पॉलिटिकल टेंशन होती है तो भारत के पास अपना इंजन बनाने का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, मिशन एरो इंजन पर जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री है वो चाहती है कि भारत एक पैरेलल प्रोग्राम शुरू करे, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर जैसे कि गोर्जेज, L&T, PTC इंडस्ट्री, भारत फोर्ज शामिल हो सके और ये प्रोजेक्ट 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाने पर अपना फोकस करे।
मतलब ये है कि एक साथ 2 प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, एक तो इंडो फ्रेंच 120 किलो न्यूटन वाला इंजन फ्रांस की मदद से, दूसरा भारत का खुद का 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन जो पूरी तरह से स्वदेशी हो। मतलब साफ है कि भविष्य में प्रतिबंधों या सप्लाई रोक जैसी स्थिति से बचा जाएगा अगर हमारे पास बैकअप प्लान होगा, और इंजन टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। भारत में डिजाइन, मटेरियल, टरबाइन ब्लेड, कंट्रोल सिस्टम जैसे सभी हिस्से भारत में ही बनेंगे। प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस R&D में बड़ा रोल मिलेगा। भारत अब तक अपने फाइटर जेट इंजन को पूरी तरीके से देश में नहीं बना पाया। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट काफी आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन दोस्तों अगर अब भी भारत ने अपना इंजन खुद नहीं बनाया तो फिर विदेशी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि हमारी स्ट्रैटेजिक कमजोरी मानी जा सकती है। इस सुझाव के बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारत की लार्सन एंड टुब्रो और अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है, और इसका मेन उद्देश्य है भारत में मेल रैप्स यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को भारत में तैयार करना। इस पार्टनरशिप के तहत L&T 87 मेल रैप्स प्रोग्राम में प्राइम बीडर होगी। जनरल एटॉमिक्स इसमें टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में काम करेगा, और इस प्रोग्राम में दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और मेक इन इंडिया के तहत इंडिजिनाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये मेल रैप्स जो है दोस्तों वो 25 से 30 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं, और अमेरिका का MQ-9 रीपर इसी कैटेगरी में आता है। भारत में इन्हें कई बार हेल क्लास के ड्रोन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी क्षमता काफी ऊंची होती है। अब सवाल यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा उठ रहा है। दरअसल 87 MQ-9B ड्रोन खरीदने का मतलब आप समझ रहे हैं, भले ही ये एक नया नाम से भारत में बने, क्योंकि इनकी कीमत ज्यादा होगी, कम से कम अरबों में तो आप मान सकते हैं, और 87 ड्रोन खरीदने पर हमारे डिफेंस बजट पर काफी प्रेशर पड़ेगा। ऑपरेशनल उपयोगिता इनकी सीमित हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में MQ-9B खरीदना जरूरत से ज्यादा और अव्यावहारिक हो सकता है, और भारत पहले से अपने DRDO तापस BS-201 और आर्चर NG पर काम कर रहा है, जो कि मेल क्लास के ड्रोन है, और ये ड्रोन कुछ हद तक MQ-9B जैसी कैटेगरी के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे लंबी उड़ान ये भी कर सकते हैं, निगरानी और हथियार ले जा सकते हैं, और कम कॉस्ट में तेजी से प्रोडक्शन हो सकता है। इवन जंग की स्थिति में अगर ये खत्म भी हो जाए तो इन्हें जल्दी बनाना आसान होगा और सस्ता भी होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर डीप एनालिसिस की जाए तो देखा जाता है कि भारत की स्ट्रेटेजी अब ये बन चुकी है कि महंगी विदेशी निर्भरता को कम करके स्वदेशी उत्पादन पर भरोसा बढ़ाया जाए। L&T और जनरल एटॉमिक्स की साझेदारी इस दिशा में एक अच्छा काम माना जा सकता है, यानी टेक्नोलॉजी भारत में आएगी और इनका निर्माण भारत में होगा। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों तापस, आर्चर जैसे जो भारतीय UAVs हैं उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए, जिससे कि हमें फाइनेंशियली और टेक्टिकल दोनों तरीके से फायदा मिलेगा। दोस्तों भारत ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की विदेश नीति नेशन फर्स्ट पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने एक ही समय पर अमेरिका और रशिया दोनों के साथ महत्वपूर्ण डिफेंस समझौते किए हैं। एक तरफ भारत अमेरिका ने 10 साल का ऐतिहासिक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे कि दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। इस समझौते के तहत जॉइंट डिफेंस प्लानिंग और इंडस्ट्री के बीच गहरा सहयोग होगा, इंटेलिजेंस शेयर और लंबी अवधि के इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, और ये एग्रीमेंट दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पिलर माना जा रहा है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने रशिया के साथ तकनीकी साझेदारी बढ़ाई है। मॉस्को में हुई 23वीं वर्किंग ग्रुप कमेटी के दौरान भारत और रशिया ने एक नए प्रोटोकॉल को साइन किया है, जिसका मकसद है जॉइंट रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन को और मजबूत करना, मौजूदा डिफेंस प्रोजेक्ट्स में इंडिजिनाइजेशन को प्रोत्साहित करना है। यानी कि भारत का साफ संदेश है कि भारत अब किसी एक ही ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के साथ साझेदारी से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस करने का फायदा मिलेगा, तो रशिया के साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिए डिफेंस प्रोडक्शन, मिसाइल्स और इंजन को डेवलपमेंट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत की दोस्तों यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उसकी असली ताकत है। भारत दोनों सुपर पावरों से सहयोग करता है, लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं रहता। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता हुई थी वो टूट गई है, और किस वजह से टूटी है जो पाकिस्तान नहीं बता रहा है। असल में पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से अमेरिका को अपनी जमीन से ड्रोन उड़ाने की इजाजत दे दी है, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं। अफगान पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ये ड्रोन रोकेगा तो वे TTP के हमले को रोकने का वादा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मना कर रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ उसका समझौता उसे ये काम करने से रोकता है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत अफगान वार्ता को बिगाड़ रहा है, लेकिन असली वजह है अमेरिकी ड्रोन डील जो पाकिस्तान ने खुद छिपाई थी। अब हालात ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है और उनकी डिप्लोमेसी भी गिरती जा रही है, क्योंकि अब दुनिया में उसे ड्रोन बेस किराए पर देने वाला देश कहा जा रहा है। भारत पर दोष लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई सबको पता चल गई है कि अफगान शांति की राह पाकिस्तान की अपनी डील ने ही रोक दी है। एक बड़ा अपडेट आया दोस्तों, यूक्रेन अब राफेल फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। जी हाँ, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद ये बात कंफर्म की है। फ्रांस के साथ उनकी राफेल फाइटर जेट खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। यूक्रेन का मकसद है अपनी एयरफोर्स को नाटो स्टैंडर्ड के हिसाब से आधुनिक बनाना, क्योंकि रशिया के साथ जंग अब लंबी खिंच चुकी है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत है ये पूरी तरह फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बना है, यानी कि इसमें
अमेरिकी कंट्रोल लागू नहीं होते और इससे एक्सपोर्ट और पार्ट सप्लाई पर अमेरिका की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन का ग्रिपन अमेरिकी इंजन पर डिपेंड है और यूरोफाइटर में चारों देशों की मंजूरी लगती है। इसलिए फ्रांस का राफेल सस्ता और सबसे आसान भरोसेमंद माना जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। और अगर ये डील पक्की होती है तो ये सिर्फ यूक्रेन की जीत नहीं बल्कि फ्रांस के लिए भी एक डिप्लोमेटिक जीत साबित हो सकती है। दोस्तों, IIT मद्रास ने कर दिखाया है वो कमाल जो भारत की एविएशन टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दरअसल IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि वीटोल तकनीक के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस टेस्ट में असली रॉकेट इंजन को कंप्यूटर सिमुलेशन से जोड़ा गया, जिसे कहते हैं हार्डवेयर इन द लूप सिस्टम यानी HILS, और नतीजा सिर्फ 0.66 मीटर प्रति सेकंड की सॉफ्ट लैंडिंग स्पीड हासिल की गई। इस हाइब्रिड इंजन में कंप्रेस्ड एयर को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी कि अब कम खर्चे में ज्यादा कंट्रोल और सुरक्षा संभव है। ये टेक्नोलॉजी वीटोल एयरक्राफ्ट यानी कि ऐसे विमान जो बिना रनवे के उड़ान भर सकते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इवन ये भविष्य में मिलिट्री और सिविल दोनों क्षेत्रों में बड़ी क्रांति ला सकती है। फिलहाल इतने अभी देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।